कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट ऑडिट गया लाइव क्लास में। आ जाओ। हमने बच्चों एथिक्स पढ़ने शुरू किए थे और एथिक्स में हमने काफी मेहनत करके सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इंडिपेंडेंस, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड्स और साथ में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ लिया है। गिव मी अ थम्स अप अगर आप लोग साथ में हैं। बहुत बढ़िया। फिर बच्चों ऐसे 210 भी हमने पढ़ लिया है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन यस और नो? अच्छा जी। देन इसके बाद बच्चों आज हम एक महाभारत जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर मत सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूं बेटा। प्लीज 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 मुझे शुरू के 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूं आपसे। ये जो कंटेंट है ना बच्चों, जो कंटेंट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत 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 ज्यादा टेक्स्ट हैवी कंटेंट है। टेक्स्ट हैवी, राइट? टेक्स्ट हैवी मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आईसीआई ने आपसे एक्सपेक्ट की है कि आप लोग पढ़ेंगे, राइट? मैंने कोशिश करी है बच्चों इनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाऊं, लेकिन मैं उनको इतना भी ज्यादा शॉर्ट नहीं कर पाया कि भाई एक ही पेज में सब कुछ आ जाए, राइट? टाइम लगाया है, कट शॉर्ट किया है, लैंग्वेज आसान करी है। बट मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग बच्चों जो मैं आपको नोट्स दूंगा और अल्टीमेटली जो मैं आपको रिवीजन वीडियो दूंगा, आप उनको फॉलो कीजिएगा। और आज की क्लास में हो सकता है हम एक टॉपिक पढ़े, फिर थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं, आंखें बंद कर मेडिटेशन में चले जाएं, फिर 1-2 टॉपिक पढ़े, फिर मेडिटेशन में चले जाएं बेटा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है आपके घर वाले आए और आपको हाथ लगाए और आप ऐसे गिर जाएं, फिर घर वाले पानी के छींटे मार के फिर उठाएंगे आपको। धीरे धीरे चलिएगा। हर टॉपिक की बढ़िया रिवीजन वीडियो आपको बना के दूंगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, राइट? बोल दो हाँ के ना? एंड एज यूजुअल बच्चों चैप्टर 11 बच्चों ICAI मैं आपको बता रहा हूं बम फोड़ने वाला है, बम फोड़ने वाला है। मैं जब जब इस चैप्टर को देखता हूं ना, मुझे लगता है भाई साहब इस बार के लिए आपके लिए चैप्टर 1 और चैप्टर में 11 ये दोनों चैप्टर ऐसे बनाए हैं ICAI ने, जिससे मुझे उम्मीद है कि मिला के इनसे 20 से 25 नंबर का पेपर पूछ लेंगे आपसे चैप्टर 1 और चैप्टर 11 से मिला के। इतनी उम्मीद है मुझे, राइट? और याद रखें, मैं देखो आपको पूरा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑडिटिंग। चैप्टर 1 सुपर इजी चैप्टर्स में से एक है बच्चों, सुपर इजी। बस वो वाले टॉपिक मत छोड़ देना, SRE, SAE, SRS याद है आप लोगों को? बोलो हाँ के ना? अच्छा, चैप्टर 11 भी अभी तक आप मुझे बताएं, मैं तो बच्चों उसको इजी कैटेगरी में ही रख रहा हूं। और बताऊं चैप्टर जिनसे पेपर आएगा ही आएगा पक्का और बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6। ये चारों चैप्टर अगर आप मिला लोगे ना बच्चों, ये चारों चैप्टर आप मिला लोगे तो मुझे ऐसा लगता है लोअर साइड पे 16 मार्क्स और हायर साइड पे बच्चों ये आपको 30 मार्क्स तक के चैप्टर दिख सकते हैं, सिर्फ ये चारों चैप्टर। और कितने सुपर डुपर इजी चैप्टर्स हैं, बताइए हाँ के ना? बोलिए हाँ के ना? राइट? तो 16 से 30 नंबर की कवरेज आप बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत स्कोरिंग होने वाले हैं ये चारों चैप्टर आपके लिए। साथ में हो? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोल दो। चलिए, शाबाश बच्चों। तो अब इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग भूमिका बनानी शुरू करते हैं बच्चों। किसको लेके? ऑडिट क्वालिटी को लेके। बोलो किसको लेके? ऑडिट क्वालिटी को लेके। देखो, ऑडिट का पर्पस क्या था कि भाई कॉन्फिडेंस बढ़े। किसका? यूजर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब कॉन्फिडेंस तो तभी बढ़ेगा जब हमारे ऑडिट में क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑन एश्योरेंस प्रोवाइडेड। सिंपल इंट्रोडक्शन। ऑडिट का पर्पस क्या था कि भाई ओपिनियन दे के सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ाए, यानी कि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। कम ऑन, यस और नो? और हम ध्यान सुनिएगा इस बात को, क्वालिटी तो तभी बढ़ेगी जब क्वालिटी बढ़ेगी तभी तो बेटा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? एंड आखिरी पॉइंट, who is responsible for maintaining quality in audit? Auditor is responsible. Who is responsible for maintaining quality in audit? Auditor is responsible. और बच्चों ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाएगा? इधर देखिए, SQC 1 की मदद से और SA 220 की मदद से। अगर आपने शुरू से मेरे साथ ऑडिटिंग पढ़ा है तो आपको बच्चों पता है कि SQC 1 किस पे एप्लीकेबल होता है? सिर्फ एक तरह के एंगेजमेंट्स पे या सारे तरह के एंगेजमेंट पे? एक पे या सारों पे? ऐसे 4 वाला इशारा सारों पे। वेरी गुड। सारे के सारे एंगेजमेंट से बच्चों एप्लीकेबल होता है आपका क्या? SQC 1। 1 2 3 4 रिवाइज करा दूं। ऑडिटिंग पे, रिव्यू पे, कम ऑन, ऑडिटिंग पे, रिव्यू पे, अदर एश्योरेंस पे और रिलेटेड सर्विसेज पे। याद आ रही है बातें? बोलिए याद आ रही है बातें? कम ऑन, बहुत बढ़िया। तो SQC 1 एंड SA 220 both deal with quality control. SQC 1 applicable on all engagement,
एसए 220 जो हम आज पढ़ेंगे बच्चों, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो एप्लीकेबल है किसके ऊपर? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ये बात सबको समझ आती है। SQC1 फर्म को एड्रेस करता है कि फर्म को क्वालिटी के लिए क्या करना चाहिए, फर्म में क्वालिटी कंट्रोल रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, फर्म जो भी काम करे वो क्वालिटी का करे, क्या करना चाहिए। और आपका एसए 220 कहता है कि एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट में क्वालिटी बनी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलता हूं, सुनिए। ऊपर से पर्पस ऑफ ऑडिट था कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर बढ़ाएं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वालिटी एसेंशियल है तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल। कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो क्वालिटी से डील करते हैं? SQC1 एसए 220। SQC1 एप्लीकेबल ऑन ऑल एंगेजमेंट, एसए 220 एप्लीकेबल ओनली ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SQC1 किस लेवल पे क्वालिटी की बात करता है? फर्म लेवल पे। फर्म को क्या क्या करना चाहिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। साथ में हो बबीता? हाँ जी, एवरीवन। अच्छा जी, दूसरा बच्चों, यहां पे एसए 220 किस लेवल पे काम करता है? वो कहता है एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट पे, एक पर्टिकुलर ऑडिट में क्वालिटी कैसे मेंटेन होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप अगर ये बात क्लियर है तो। आइए बच्चों, फिर हमने बात करी थी SQC1 के नाम की। SQC1 के नाम की बच्चों, SQC1 का नाम क्या था? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स। याद आ रही है पुरानी बातें? दैट परफॉर्म क्या क्या? ऑडिट and review of historical financial information, okay, and other assurance and related engagements। 1 2 3 4 come on। SQC सबसे करता है प्यार, 1 2 3 4 सबसे करता है प्यार, मतलब SQC is applicable on all engagements। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू of historical financial information and other assurance and related service engagements। बताइए, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? जो बेस मैंने बनाया वो आपको समझ में आया? क्या ऑडिट में क्वालिटी जरूरी है? मुझे बताइए। यस। पर्पस क्या था? यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रहेगा? जब ऑडिट में क्वालिटी होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी? द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल। And what are the standards that govern the audit quality? There are 2 standards, SQC1 and SA 220। SQC1 governs all the engagement, SA 220 governs only audit of financial statement। बोल दो हाँ कहना। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों SQC1 फर्म लेवल पे एप्लीकेबल होता है और SA 220 सिर्फ ऑडिट लेवल पे, एक एंगेजमेंट लेवल पे एप्लीकेबल होता है, एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है। SQC1 जरा साथ दीजिएगा, नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स that perform 1 2 3 4 audit, come on, audit and review of historical financial information, okay, and other assurance and related service engagements। easy बोलिए। आ जाइए, आओ बच्चों, ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, टेक्स्ट हैवी टॉपिक है, कमांड बना के जाएंगे बच्चों। क्वेश्चंस आने के सुपर हैवी चांस है। फाइनल में भी आपको ये सेम टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा डिटेल में होगा। और मैं आपको कैसे बताऊं, आईसीआई की जो ओरिएंटेशन है ना, आईसीआई का जो थॉट प्रोसेस है, वो धीरे धीरे एसक्यूसी जैसे टॉपिक पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक पे बहुत ज्यादा आता जा रहा है, बहुत ज्यादा। आप समझिए इस इशारे को कि भाई कैसे ये अकेला चैप्टर आपको पास करा सकता है आपके ऑडिट के एग्जाम में। आइए, SQC1 ये बोलता है कि भाई फर्म को एक SOQC स्टैब्लिश करना है। व्हाट इज SOQC? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मैं आपको बच्चों का सिंपल भाषा में बताऊं तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को आप ऐसा लीजिए जैसे हर बिजनेसमैन अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डैश एस्टैब्लिश करता है ताकि काम अच्छे से हो। चैट में बताओ, हर बिजनेसमैन अपनी कंपनी में डैश एस्टैब्लिश करता है। वेरी गुड। आईसी एस्टैब्लिश करता है। शाबाश। वैसे ही आपका SQC1 बोल रहा है हर फर्म को, हर सीए फर्म को अपनी फर्म में क्या एस्टैब्लिश करना चाहिए? SOQC, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कम ऑन, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना, कम ऑन। और सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बच्चों आपको क्या देगा? रीजनेबल एश्योरेंस। ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हो जो आपको क्या देता हो? रीजनेबल एश्योरेंस। मैं आपको इंटरनल कंट्रोल से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं, सेम तरीके से बनाया गया बच्चों। याद है इंटरनल कंट्रोल भी रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता था 4 चीजों को लेके: रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, कम ऑन, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, कम ऑन गाइज, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। ऐसे ही हर फर्म को बोला जा रहा है कि आपने एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है और वो ऐसा डिजाइन हो कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे
दो चीजों को लेके बच्चों, इन्हें घोट लो, रट लो, खून में उतार लो, बहुत जगह लिखने का मौका मिलेगा। वो दो चीजें कौन सी है? नंबर 1, रिपोर्ट इशू जो हो वो एप्रोप्रिएट हो। सर आपका मतलब क्या है एप्रोप्रिएट होने से? भाई सिंपल सी बात है, जो दिखा उसी के ऊपर रिपोर्ट बननी चाहिए, जो था उसी के ऊपर रिपोर्ट बननी चाहिए। रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी रिपोर्ट आप ऐसा समझिए कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो क्लीन रिपोर्ट थोड़ा ना होनी चाहिए, तो बेटा उसके केस में मॉडिफाइड रिपोर्ट होनी चाहिए। कम ऑन, यस और नो? रिपोर्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट। हमारा एसओक्यूसी कैसा हो? रीजनेबल एश्योरेंस दे ऐसा हो। किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस दे? रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है। बोल दो हाँ के ना? दूसरा बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एसओक्यूसी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ये इंश्योर कराए कि फर्म और उसके लोग कंप्लाई करते हैं, फर्म और उसके लोग कंप्लाई करते हैं पीएस से, आरएल से, पीएस से, आरएल से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से। यानी बच्चों है क्या, आपको बोला जा रहा है भाई ऐसा सिस्टम बनाना कि आपकी फर्म और आपके लोग, फर्म में काम करने वाले लोग, फर्म एंड इट्स पर्सोनल, पर्सोनल जो भी बोलना चाहते हो, फर्म और उसमें काम करने वाले लोग कंप्लाई करते हो किससे? पीएस से, आरएल से। मेरे साथ, पीएस से, आरएल से। व्हाट इज पीएस? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज आरएल? रेगुलेशन एंड आपका लीगल रिक्वायरमेंट। पहले मुझे बच्चों ये आपको एकदम खून में चलवाना है। हाँ जी, SQC1 क्या बोलता है? SOQC बनाओ। व्हाट इज SOQC? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। SOQC कैसा बनाओ कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे। क्या दे? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस किस बात को लेके दे? दो बातों को लेके, रिपोर्ट्स आर एप्रोप्रिएट, इजी, फर्म और उसके लोग कंप्लाई करें, फर्म और उसके लोग कंप्लाई करें किससे? दो बातें बोलो, दो बातें बोलो, फर्म और उसके लोग कंप्लाई करें किससे बेटा? नंबर 1 पीएस से, नंबर 2 आरएल से। पीएस बोले तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, नंबर 2 आपका रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से। एग्जांपल, भाई मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मैं मेरी फर्म और मेरे जितने फर्म में काम करने वाले लोग इंक्लूडिंग मी, वी शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कम ऑन, यस और नो? कम ऑन, यस और नो? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, वी शुड कंप्लाई विद द लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013। डन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। प्रैक्टिकली ये होता कैसे है? भाई डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है, मैनुअल्स बनाए जाते हैं, चेकलिस्ट बनाए जाते हैं, भर भर के डॉक्यूमेंटेशन होती है कि क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना है, ऑडिट करने से पहले क्या क्या चीजें जो है वो चेक कर लेनी है, शुरू काम करने से पहले क्या क्या चीजें चेक कर लेनी है। ये सारी चेकलिस्ट फॉर्म में, मैनुअल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में एक सीए फॉर्म के अंदर आपको पूरी की पूरी पॉलिसी मिलेगी जो हर ऑडिट में क्या होनी चाहिए? कंप्लाई होनी चाहिए। हर एंगेजमेंट में SQC1 के हिसाब से तो हर एंगेजमेंट में क्या होनी चाहिए? कंप्लाई होनी चाहिए। मुझे बताइए कि आपको SQC1 का कोर समझ में आया? SQC1 फर्म को क्या बोलता है? फर्म क्या बनाओ, फर्म क्या बनाओ, जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलो बेटा, मैं आपके लिप रीड कर रहा हूं, बोलो ना, बोलो क्या बनाओ? SOQC, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और वो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसा हो? जो क्या दे दे बेटा, जो क्या दे दे, जल्दी बोलो? रीजनेबल एश्योरेंस। किन चीजों को लेके? दो चीजों को लेके। नंबर 1 रिपोर्ट्स आर एप्रोप्रिएट, नंबर 2 कंप्लायंस विद, कम ऑन, कंप्लायंस बाय द फर्म एंड इट्स पर्सनल विद PSRL, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या ये बात यहां तक याद होती है सबको? कम ऑन, गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी से बता दो चैट में, याद होती है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ जी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फिर से बच्चों याद कराता हूं। आईसी पढ़ा है? आईसी के एलिमेंट्स पढ़े? आईसी के एलिमेंट्स, क्राइम, कंट्रोल एक्टिविटी, कम ऑन, याद आ रही है बातें? इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग। बस वैसे ही बच्चों एसओक्यूसी के क्या एलिमेंट होंगे? यहां पे भी बच्चों आपको 6 एलिमेंट बताए जाते हैं कि एक फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट होते हैं। ओके, आईसी के, कम ऑन, आईसी के कितने एलिमेंट थे? याद है? इशारा कर दो बेटा। 5 थे। क्राइम, याद आ रही है बातें? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो। पक्का? जिसमें कंट्रोल एक्टिविटी आता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम आता था, मॉनिटरिंग आता था, कंट्रोल एनवायरनमेंट आता था और आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आते थे। कम ऑन, 5 बोल दिए मैंने। ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, याद रखना कि एक सीए फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कितने एलिमेंट होते हैं? जल्दी बोल दो। 6 एलिमेंट होते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, आईसीएआई ने इन 6 के 6 एलिमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब किया है और हमें यह पढ़ना है। हमें किसी भी एलिमेंट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है।
ओके। और आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे 220 के अंदर भी, ऐसे 220 के अंदर भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम यही एलिमेंट मिलेंगे आपको। बस याद रखिएगा वो सबसे पहले तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगते होंगे और एक एंगेजमेंट लेवल पे लगते होंगे, कम ऑन। लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वाले एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं यहां पे, ये पूरी फर्म पे लगते हैं और हर तरह की एंगेजमेंट में लगते हैं। आई होप अब आप ये बात याद रखेंगे हमेशा के लिए। बोल दीजिए एलिमेंट्स हैं कौन कौन से। आज एक बार आपको दर्शन करा देता हूं 6 के 6 एलिमेंट के। इवन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सीधा 5 नंबर का कि भाई एलिमेंट्स बता दो किसके, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के। तो याद रखें सबसे पहला एलिमेंट आता है बच्चों लीडरशिप, दूसरा एलिमेंट आता है एथिकल रिक्वायरमेंट का, तीसरा एलिमेंट आता है किसका, कम ऑन टेल मी, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूंस का, चौथा एलिमेंट आता है ह्यूमन रिसोर्स का, पांचवा एलिमेंट आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का और छठा एलिमेंट आता है मॉनिटरिंग का। अगर आप ब्रॉडली समझना चाहते हो तो एक फर्म को इन 6 एरियाज में प्रॉपर पॉलिसीज बनानी है, प्रॉपर पॉलिसीज बनानी है कि फर्म क्या कर पाए, कमान फर्म क्या कर पाए, कंप्लाई कर पाए, कमान फर्म क्या कर पाए, कंप्लाई कर पाए क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स। इज दैट क्लियर? बोलिए बात समझ आती है? कमान जल्दी बोलो। इन 6 एरियाज में अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज, प्रॉपर प्रोसीजर्स हम लोग बना लेंगे तो भाई साहब लॉटरी लग जाएगी, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आ जाइए बच्चों, आ जाइए प्लीज, साथ में रहिएगा बिल्कुल। आपने डाउट्स को संभाल के रखिए, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा बाद में। टेक्स्ट हैवी टॉपिक है, बिल्कुल धीरे धीरे हौले हौले चलते जाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। हाँ जी बच्चों, यहां तक पहुंच गए आप लोग मेरे साथ। एलिमेंट्स है हमारे पास एसओक्यूसी के, कितने एलिमेंट्स हैं? 6 नंबर तो याद हो गया जी, कितने एलिमेंट्स हैं? 6। ओके, पहला एलिमेंट बच्चों कौन सा आता है हमारे पास? पहला तो हमेशा नंबर 1 पे कौन होता है? लीडर। और लीडर को क्या फॉलो करना चाहिए? एथिक्स। बोलो हाँ के ना? हाँ जी, नंबर 1 पे कौन होता है बताइए? लीडर। और लीडर को क्या फॉलो करना चाहिए बेटा, जल्दी बता दो? एथिक्स। अच्छा जी, साथ साथ में बच्चों एक्सेप्टेंस। हाँ जी, साथ साथ में नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट, तीसरा पॉइंट आ गया। अच्छा, इसको हम याद कैसे करेंगे? आओ मेमोरी टेक्निक बनाए बच्चों। याद रखें बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल तो किसका अच्छा है? मित्रों मेरे क्वालिटी कंट्रोल पे तुम्हें शक है क्या मित्रों? समझ गए बेटा किसका अच्छा है? मोदी जी का। और मोदी जी देश के क्या है? अच्छा भाई, कोई किसी को मोदी जी पसंद ना हो, ऑफेंड ना हो, ऑफेंड हो जाओ तो अपने घर बैठो, पढ़ाने दो, मेमोरी टेक्निक है। ओके हाँ जी, और अभी भी बना रहा हूं आपके सामने बैठ के, लाइव बना रहा हूं, अभी घर से सोच के नहीं आया मैं। आओ इधर देखो बच्चों। हाँ जी, याद रखें क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स तो किसके अच्छे बेटा, जल्दी बताओ? मोदी जी के। मोदी जी देश के क्या है? कम ऑन, मोदी जी देश के क्या है? लीडर मित्रों। मोदी जी क्या अच्छे से फॉलो करते हैं? एथिक्स। बोल दो हाँ के ना? और मोदी जी अच्छे से क्या निभाते हैं बेटा? रिलेशनशिप। नहीं है हमारी वो इटालियन वाली, कौन है, क्या नाम है उनका? मेलोडी, खाओ खुद जान जाओ, है ना? इधर देखो बच्चों, तो 3 बातें मोदी जी की याद रखे बच्चों। मोदी जी अच्छे लीडर हैं, एथिक्स फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप बनाने में चैंपियन है, और उनके पास बच्चों ह्यूमन रिसोर्स की कमी थोड़ी ना है। डन। परफॉर्मेंस उनकी जबरदस्त है, आखिर राम मंदिर बनवा के ही माने हैं। बोलो हाँ क्या? एंड देन ये क्यों वो कर पाते हैं? क्योंकि बेटा एम से मोदी और एम से मॉनिटरिंग मित्रों, मॉनिटरिंग। बस ऐसे ही याद कर लोगे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इधर देखिए, एलिमेंट्स ऑफ एसक्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी तो बेटा सबसे अच्छी किसकी है? मोदी जी की। आओ मोदी जी के बारे में बात करें, देश के लीडर है, क्या फॉलो करते हैं? एथिक्स, रिलेशनशिप बना ही लेते हैं। बोल दो हाँ के ना? 3 बातें तो याद हो रही है। और मोदी जी के बच्चों फैन फॉलोइंग कितनी है? ह्यूमन रिसोर्स बहुत सारा है, परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास। एंड फाइनली बच्चों क्या? मॉनिटरिंग, एम से मॉनिटरिंग, एम से मोदी। प्लीज ऑफेंड मत होइएगा अगर आप बीजेपी से लड़ाई रखते हैं, आप मोदी जी से लड़ाई रखते हैं, प्लीज ऑफेंड मत होना बच्चों। मैं ना मोदी जी का मानता हूं, ना वैसे गांधी जी को तो मानना बनता भी नहीं है, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं मैं। ना मैं मोदी जी को मानता हूं, ना मैं राहुल गांधी को मानता हूं, ना भाई मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूं। मैंने सिर्फ, और देखो कितना डिस्क्लोजर देना पड़ रहा है, नहीं तो भाई तुम्हें पता नहीं है आजकल कोई, मतलब आप किसी भी, आप सामने वाले के पॉलिटिकल हीरो के अगेंस्ट बोल दो, आप एंटी नेशनल हो, बात खत्म, आप पाकिस्तान जाओ। राइट? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जोड़े, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं। मुझे आपको याद करवाना है और उसके लिए मैंने अभी अभी एक ट्रिक बनाई है। देखो बच्चों, कौन सी गवर्नमेंट की क्वालिटी कंट्रोल अच्छी है बेटा? मोदी गवर्नमेंट की क्वालिटी कंट्रोल अच्छी है। बोलो हाँ के ना? तो मोदी जी से याद रखें, लीडर, एथिक्स, रिलेशनशिप, यहां तक तो पहुंच गए। बोलो हाँ के ना?
फिर मोदी जी की फॉलोइंग, अरे भाई मुझे पता है, भाई मुझे पता है, मैंने पिछले बैच में एक और मेमोरी टेक्निक बना रखी थी, अब थोड़ा उसको इंप्रोवाइज कर रहा हूं। हाँ जी, लीडर, एथिक्स, रिलेशनशिप। फिर बेटा याद रखें, फिर याद रखें मोदी जी की फैन फॉलोइंग, ह्यूमन रिसोर्स, बोल दो हाँ के ना। और परफॉर्मेंस तो सबने देख ली, 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। और जीवन में क्या चाहिए बच्चों तुम लोगों को? तुमने ये सब कुछ एविडेंस तुमने देखा है ये सब होते हुए। एंड फाइनली याद रखे बच्चों, मोदी जी हैं तो मॉनिटरिंग है। बोलो बेटा, मोदी जी हैं तो जल्दी बोलो क्या है? मॉनिटरिंग है। याद कर लोगे 6 एलिमेंट, जल्दी बोल दो हाँ के ना। बहुत बढ़िया। आइए अब जरा आपको एक बार के लिए मैं लाता हूं गुम्मी गुम्मी करवा के। क्या करवा के बेटा? गुम्मी गुम्मी करवा के। सर ये गुम्मी गुम्मी क्या होता है? अभी पता चलेगा आपको 2 मिनट में। रुकिए दाल दाल कच्चो, हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया है? हम ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना? एक बेसिक बात करी, ऑडिट में क्वालिटी होनी चाहिए। आंसर इज यस। अब इसकी भूमिका कैसे बनाओगे? पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्वालिटी एसेंशियल है क्या करने के लिए? कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए। अगर आप चाहते हो लोगों का एश्योरेंस पे कॉन्फिडेंस बना रहे तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एसेंशियल है कि नहीं? आंसर इज यस। बहुत बढ़िया। कौन है रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? जल्दी बोलिए, कौन है रिस्पॉन्सिबल? ऑडिटर है रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, देन उसके बाद जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा, एवरीवन फोकस। बच्चों ऑडिट को लेके, ऑडिट क्वालिटी को लेके स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 2 हैं। SQC1, SA220, दोनों डील करते हैं क्वालिटी से। SQC1 एप्लीकेबल ऑन ऑल एंगेजमेंट एंड ऑपरेट फर्म लेवल पे, इट ऑपरेट फर्म वाइज। इज दैट क्लियर? ये फर्म को बोलता है कि तुमने क्या करना है। SA220 बच्चों सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है एंड इट ऑपरेट ऑडिट वाइज, और यू शुड से एंगेजमेंट वाइज। डन? बोलिए। अच्छा जी, देन इसके बाद SQC1 का नाम याद रखना है, बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म। बस इतना याद रख लो, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म 1 2 3 4 ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। डन? आ जाओ जी। फिर बच्चों हम लोग कहां पहुंचे? फिर हम लोग पहुंचे कि भाई SQC1 क्या बोलता है फर्म्स को? SOQC बनाओ। बोलो क्या बनाओ? SOQC बनाओ। व्हाट इज SOQC? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसा हो? रीजनेबल एश्योरेंस देता हो, ऐसा हो। किस बात को रीजनेबल, किस बात को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस? नंबर 1, रिपोर्ट्स आर एप्रोप्रिएट। नंबर 2, फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद 1 PS, 2 RL। PS प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, RL रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या बोलती पब्लिक? और हमने बच्चों फिर जाके पढ़े कि भाई हमारा जो SQC1 है वो में कितने एलिमेंट्स बताता है? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो बेटा। 6 एलिमेंट्स बताता है क्वालिटी कंट्रोल के। बीजेपी का क्वालिटी का SQC1 कौन है बेटा? बीजेपी का SQC1 मोदी जी हैं। बीजेपी के SQC1 कौन है? मोदी जी। क्यों बेटा? आओ जरा शुरू करते हैं। मोदी जी बीजेपी के क्या हैं? लीडर। एक बात याद रहेगी, कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। उसका बेटा वो क्या फॉलो करते हैं प्रॉपरली? हाँ जी, क्या फॉलो करते हैं प्रॉपरली? एथिक्स। फिर बाहर देशों में जाके क्या बना के आ रहे हैं? रिलेशनशिप। उनकी फैन फॉलोइंग यानी ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ी है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 370 राम मंदिर याद रखेंगे, और मोदी हैं तो मॉनिटरिंग है मित्रों, मॉनिटरिंग है। डन? बोल दो हाँ के ना। लो जी, ये बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा हाथ के हाथ हमने रिवाइज भी कर लिया। अब चलते हैं आगे। लो भाई लो, इधर देखो बच्चों, प्लीज साथ देना जरा। अब हमने करना क्या है बच्चों, ध्यान से प्लीज। हमने अल्टीमेटली ये 6 एलिमेंट अच्छे से पढ़ने हैं। इन 6 एलिमेंट्स पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है कि चलो भाई लीडरशिप पे बताओ क्या कहता है SQC1। हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, हम हार नहीं मानेंगे बच्चों किसी भी हाल में। इज दैट क्लियर? सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका और, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, मैंने आपको यह भी समझाया कि बेटा ये सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होता कैसा है। ये कोई टेंजिबल सिस्टम नहीं भाई, डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, आपकी चेकलिस्ट हैं, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वो आपको चीजें बताते हैं जो आपको ऑडिट करने से पहले, ऑडिट करते समय, ऑडिट करने के बाद फॉलो करने होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे अगर आपको याद दिलाऊं कि आपको बुक्स ऑफ, आपको अपने वर्किंग पेपर कितने साल तक संभाल के रखने होते हैं, ये कौन बताता था? SQC1 ही तो बताता था, याद है आपको? 7 साल ठीक है, लेकिन SQC1 बताता था। कम ऑन गाइस, यस और नो? तो ऑडिट करने से पहले, ऑडिट करते समय, ऑडिट करने के बाद क्या पॉलिसी और प्रोसीजर फॉलो करनी है आपने ताकि आपके काम में क्वालिटी नजर आए, वो बताता है आपका SQC1। आइए, और बच्चों ये सब आप कैसे अचीव करते हैं अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना के। कुछ बातें भूमिका वाली, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर क्या होनी चाहिए? कमांडल में जल्दी बोलिए क्या होनी चाहिए बेटा? ओरल होनी चाहिए, ओरल।
लिख के अपना ऐसे दिमाग में लिख के रख लो, कोई पूछे तो बोलो याद करो याद करो याद करो याद करो। नहीं दोस्तों, दे मस्ट बी व्हाट, कम ऑन, दे मस्ट बी व्हाट, डॉक्यूमेंटेड। इजी, हाँ जी, दे मस्ट बी व्हाट, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो बेटा, डॉक्यूमेंटेड। अच्छा जी, इधर देखो, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से कुछ नहीं चलेगा ना, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स पर्सनल आल्सो। भाई आपकी फर्म में, एक बात बताओ, मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर आप कोई सीए फर्म ज्वाइन करोगे, पहले कुछ दिन आपका ओरिएंटेशन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कम ऑन यस और नो बेटा। उसमें आपको क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस भी बताई जाती हैं कि आप, हमारी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स क्या है। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, उसे डॉक्यूमेंट करो और उसे कम्युनिकेट भी करो, कम्युनिकेट करो। और बच्चों याद रखें कि उसमें आपको फीडबैक की इंपॉर्टेंस भी समझनी है कि कल को अगर कोई आपकी ही फर्म का व्यक्ति फीडबैक देना चाहता है क्वालिटी कंट्रोल पे, यू शुड एनकरेज देम और डिस्करेज देम। यू शुड एनकरेज द पर्सनल टू कम्युनिकेट देयर व्यूज एंड कंसर्न ऑन क्वालिटी कंट्रोल मैटर्स। ये टॉपिक कैसा है, इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट वाला टॉपिक है, ये आपका एमसीक्यू वाला टॉपिक है। आइए इधर देखिए, सिंपल सी बात, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को लेके हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट करवाएंगे। एक बात, डॉक्यूमेंट करके भैया रखेंगे नहीं, उनको कम्युनिकेट भी करवाएंगे और उस पर फीडबैक के लिए भी हम लोग रेडी रहेंगे। अगर कोई हमारा पर्सनल अपने व्यूज या कंसर्न बताना चाहता है, एनकरेज या डिस्करेज, एनकरेज या डिस्करेज, जल्दी बोलो बेटा, एनकरेज करेंगे। शाबाश, बताओ बताओ कैसे सुधारे, बताओ बताओ बताओ। इज दैट क्लियर? बोलिए। एकदम छोटा सा टॉपिक था, कनेक्टिंग टॉपिक था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हो सकता है करेक्ट इनकरेक्ट में लिखने को काम आ जाए आपको। इजी इजी पीजी, जल्दी बताओ। एसओक्यूसी कैसे बनाएंगे? पॉलिसी एंड प्रोसीजर से। उन पॉलिसी एंड प्रोसीजर को क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब लिखे रखोगे और उसके बाद बच्चों से क्या करोगे? कम्युनिकेट और फीडबैक भी लेते रहोगे। यस, वी विल एनकरेज द पीपल इन वर्किंग इन द फर्म टू गिव देयर व्यूज एंड कंसर्न अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल। डन डन। आ जाओ जी, अब आते हैं बच्चों अपने पहले एलिमेंट पे। एलिमेंट बार बार दोहराते रहे। SQC1 ने कितने एलिमेंट बताए थे? 6। ओके, याद रखना, बीजेपी का SQC1 कौन है? मोदी जी। मोदी जी के कितने एलिमेंट बेटा? 6। नंबर 1 क्या? लीडरशिप। याद रखेंगे, सारे रिवाइज करा दो। लीडरशिप, मोदी जी क्या फॉलो करते हैं? एथिक्स। अच्छे क्या बनाते हैं? रिलेशनशिप। उनकी फैन फॉलोइंग यानी ह्यूमन रिसोर्स। याद आ रही है सारी बातें? बोल दो हाँ के ना। एक कोई मुझसे स्किप हो गया क्या बीच में? एक को स्किप हो गया क्या मुझसे? आज पहले एक लास्ट वाला याद कर लेते। ह्यूमन रिसोर्स तो हो गया, लास्ट में हमारे पास एक बचता था, वो था मोदी है तो मॉनिटरिंग है। हाँ जी, मोदी है तो मॉनिटरिंग है। सारे बोल दिए क्या मैंने? आओ जरा देखो मैं। हाँ सारे तो बोल दिए, ठीक है ठीक है। हाँ, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ओ 370 राम मंदिर भूल गया मैं, बताओ। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अब याद रखेंगे। डन, बोल दो हाँ के ना। इसलिए बोल रहा हूं बेटा, जितनी बार बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा है। प्लीज आइए, पहला एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पहला एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है पहला एलिमेंट? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। इधर देखो, देखो भाई बात ऐसी है, ये एलिमेंट साफ साफ बोलता है, एक लाइन होता हूं तो, कि सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। किसके लिए? क्वालिटी के लिए। यानी एक तो बंदा होगा भाई जिसको, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए? कमांडर में जल्दी बताइए। क्वालिटी के लिए। और जनरली उसको ये ऐसे क्या गाइड करता है? सीईओ ऑफ द फर्म और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म शुड होल्ड द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। इज दैट क्लियर? एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू सेट एग्जांपल्स टू एनकरेज हाई क्वालिटी। भाई आप लोगों ने कभी देखा है कि भाई ऑस्ट्रेलियन टीम में जो मैं पहले क्रिकेट देखा करता था, रिकी पॉन्टिंग नाम का एक क्रिकेटर था। आई होप आप लोग जानते होंगे अगर आप क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बारे में हमेशा एक बात बोली जाती थी, दैट ही लीड बाय एग्जांपल। वो इतना फिट रहता था, ऐसी कैचेस पकड़ता था कि भाई पूरी टीम का मनोबल उसे देख के क्या हो जाता था, अरे हमारे कप्तान साहब इतना बढ़िया फिट रह रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं, तो हम भी पूरा जान लगा देंगे। अगर आपने बच्चों ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, आई नो आप थोड़े इमोशनल हो जाते हो उस बात को सुन के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप में हुआ था, बट आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक एक बंदा भाई साहब फील्डिंग कैसे कर रहा था। मैं तो परेशान हो गया था देख के, भाई कितने लोग खिलाए हुए, जहां शॉट मारो वहीं से कोई निकल के आ रहा था। बोल दो हाँ के ना। और उनके जो कप्तान साहब थे, he was leading by example। तो यहां पे भी वही कह रहे हैं, नंबर 1 सीईओ मैनेजिंग पार्टनर को लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली लेनी पड़ेगी, एंड साथ साथ में दे शुड लीड बाय, मेरे साथ, दे शुड लीड बाय एग्जांपल टू एनकरेज हाई क्वालिटी। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। अच्छा इधर देखो सर, सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर तो बड़े लोग हैं, बिजी लोग होंगे, तो ये क्या अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को असाइन कर सकते हैं? बेटा याद रखना बचपन के प्रिंसिपल, असाइन तो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर कल को कुछ हुआ तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल?
रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी? सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर के पास रहेगी। अच्छा, जिसको असाइन कर रहे हैं वो कौन होगा बेटा? वो बेटा हम लोग एक काम करेंगे, जो हमारे ऑफिस में ऑफिस बॉय हैं, जो पानी वानी पिलाते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, उनको लगेगा क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल से दे रही है, मैं चला। नहीं भाई, जिसको क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी, याद रखिएगा उसके पास बच्चों क्या होनी चाहिए? कम ऑन, उसके पास क्या होनी चाहिए? जल्दी बोलो बेटा। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड अथॉरिटी। जिसको भी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेगा सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर, उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और साथ साथ में अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए। आइए पूरा टॉपिक बच्चों आपको याद दिलाता हूं, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। कम ऑन एवरीवन, कितने एलिमेंट्स थे? 6। बीजेपी का SQC1 कौन? मोदी जी। मोदी जी लीडर हैं, एथिक्स फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, फैन फॉलोइंग यानी ह्यूमन रिसोर्स जबरदस्त है और परफॉर्मेंस तो पूछो ही मत बाबू। और लास्ट में जाते जाते याद रखिएगा मोदी है तो मॉनिटरिंग है। डन। अच्छा जी, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा पढ़ना है? लीडरशिप। क्या करना है लीडरशिप में, क्या लिखना है भाई साहब? मैनेजिंग पार्टनर या सीईओ को क्या करना चाहिए? दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अल्टीमेटली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द फर्म। डन, बोल दो हाँ कहना। उसके बाद दूसरी बात, दे मस्ट लीड बाय, कम ऑन, दे मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। याद रखेंगे, दे मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल एंड एनकरेज द क्वालिटी इन द ऑडिट वर्क। फिर तीसरी बात, क्या वो ये किसी को असाइन कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जिसको असाइन करेंगे उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और भैया काम को करने की अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? मजेदार मजेदार मजेदार। सर ना एक ना ऊपर वाली लाइन ना आपसे रह गई, नहीं रही बेटा, मैंने बताया था। देखो अल्टीमेटली ये, बल्कि सबसे लास्ट में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एंड ये बच्चों, अल्टीमेटली फर्म में कल्चर ऑफ क्वालिटी होना चाहिए। कल्चर ऑफ क्वालिटी क्या होता है? दैट एवरीवन शुड थिंक अबाउट क्वालिटी इन एवरी वर्क। आप जब भी कुछ कर रहे हो उसमें हमेशा ये सोचो कि मैं क्वालिटी काम कैसे कर सकता हूं, मैं कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करूं कि भाई मेरे काम में क्वालिटी नजर आए। और जब भी आपको मन में आए ना सर क्वालिटी क्वालिटी क्या करे जा रहे हो, दो बातें, रिपोर्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट, फर्म एंड पर्सनल मस्ट कंप्लाई विद, याद आ रही है, PS एंड RL। दो बातें, क्वालिटी का मतलब ऑडिट फर्म में यही है, ये दो चीजें होनी चाहिए। रिपोर्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट एंड द फर्म एंड इट्स पर्सनल मस्ट कंप्लाई विद दी नंबर 1 एंड नंबर 2 PS एंड RL। साथ में हो, बोलो यहां तक साथ में हो एवरीवन बच्चों, पक्का? आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। फिर आपको घुमा के लाता हूं एक बार, साथ में हो, शुरू कर दूं? लीजिए, तो हमने बच्चों अभी तक ये तो बहुत अच्छे से देख लिया कि भाई SQC1 आएगा, ऑडिट क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, SQC1 आता है, SQC1 हमें 6 एलिमेंट बताता है। अब हमने एक बीच में छोटा सा प्यारा सा कनेक्टिंग टॉपिक पढ़ा, QCPP। क्वालिटी कंट्रोल बनाने के लिए पॉलिसी प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। कम ऑन, क्वालिटी कंट्रोल बनाने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे बेटा? पॉलिसी प्रोसीजर। और वो पॉलिसी प्रोसीजर क्या होने चाहिए? जल्दी बोलो, क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट करके छोड़ दोगे क्या? नहीं, कम्युनिकेटेड भी होने चाहिए टू दी फर्म्स पर्सनल एंड द फर्म शुड एनकरेज दी फीडबैक ऑन दैट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। द फर्म मस्ट टेक द फीडबैक इन फॉर्म ऑफ व्यूज और कंसर्न्स अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फर्म। डन। फिर हमने देखा कि भाई पहला एलिमेंट कौन सा है? याद करो बच्चों, 6 एलिमेंट, एक बार दोबारा रिवाइज, जितनी बार बोलोगे उतना अच्छा है। बीजेपी का SQC1 कौन? मोदी जी। मोदी जी लीडर, लीडर के साथ एथिक्स फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं, फैन फॉलोइंग, ह्यूमन रिसोर्स बहुत जबरदस्त है उनके पास और मोदी जी की परफॉर्मेंस तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे कितना आयरनी है ना, मोदी जी की परफॉर्मेंस तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और याद रखिए जाते जाते बच्चों, मोदी है तो मित्रों मुमकिन है। क्या बोलती पब्लिक? कमाल ऐसा और नो? ओके। फिर फर्स्ट एलिमेंट में लिखना क्या है? सच बताऊं, सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। मैनेजिंग पार्टनर CEO मस्ट होल्ड दी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। They must lead by example to encourage quality in audit work or quality in the overall work of the entity firm. Come on, yes or no? Then क्या बच्चों ये असाइन कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू अ पर्सन? यस। अरे गहरे नत्थु कह रहे हो असाइन करोगे क्या? नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली द गोल इज, हमें बनाना है कल्चर विच रिकॉग्नाइज क्वालिटी दैट इट इज एसेंशियल, विच रिकॉग्नाइज दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। हमें बनाना है कल्चर दैट रिकॉग्नाइज क्वालिटी इज व्हाट? कम ऑन टेल मी, एसेंशियल। पहला एलिमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। बताइए मजा आया कि नहीं आया? बोल दो हाँ कि ना। अब चलते हैं बच्चों आगे और बाकी एलिमेंट्स देख लेते हैं। बताओ जी कैसी चल रही है कहानी अभी तक? चैट ऑन कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, फीडबैक मैं भी ले लूं तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल में। एकदम स्मूथ बच्चों, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, मजा आ रहा है। ये है बच्चों टेक्स्ट हैवी टॉपिक, टेक्निकल टॉपिक, अच्छे नंबर वाला टॉपिक।
अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों इसको, हम इस पे काबू पा लेंगे। जहां हम जल्दबाजी करेंगे वहां भाई हम लोग कैंदी होंदी सी हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, बोलो। चलिए जी, सेकेंड एलिमेंट बच्चों, एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिक्स हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, हमें 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता है। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो हाँ के ना, बोल दो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं, तुम्हारी ड्यू केयर करूंगा, प्यार में जो बातें बताओगी वो कॉन्फिडेंशियल रखूंगा और प्रोफेशनल बिहेवियर रखूंगा। याद है? इंडिपेंडेंस की सारी बातें याद है, इंडिपेंडेंस की सारी बातें याद है, वही है बेटा हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब SQC1 क्या बोलता है आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में? धीरे धीरे बिल्कुल प्यार प्यार से कहता है, फर्म को एस्टैब्लिश करने चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसके पर्सनल कंप्लाई करते हैं रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एज पर कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICAI। बहुत सिंपल भाषा में बोलो, फर्म को पॉलिसी प्रोसीजर बनानी चाहिए ऐसे कि फर्म और उसके लोग कंप्लाई कर पाए एथिकल रिक्वायरमेंट से। कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट से? जो ICAI ने अपनी कोड ऑफ एथिक्स में लिखी है। क्या लिखा है ICAI ने कोड ऑफ एथिक्स में? आपके सिलेबस के लिए सिर्फ बच्चों 5 प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंस है। बोलो हाँ करना। ओके, पहला पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट में, फर्म को पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाने चाहिए जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि फर्म और उसके लोग कंप्लाई करते हैं। किससे कंप्लाई करते हैं? एथिकल रिक्वायरमेंट से। कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट से? एज पर कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICAI। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ कहना। अच्छा जी, कोड में क्या बताया गया है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। कितने प्रिंसिपल हैं? 5 प्रिंसिपल हैं। ICAI ने उनके नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, हमने उनको घोट रखा है। 5 प्रिंसिपल के नाम याद है? कम ऑन टेल मी। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं, तुम्हारी ड्यू केयर करूंगा। याद आ रही है बातें? कम ऑन बोल दो। अच्छा जी, देन उसके बाद बच्चों, उसके बाद प्यार में जो बातें बताओगी कॉन्फिडेंशियल रखूंगा और मेरा बिहेवियर बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगा। आ जाओ। क्या बच्चों आपको ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल अब आप अपनी भाषा में लिख के आप आओगे? बोलो हाँ कहना। फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो रीजनेबल एश्योरेंस दे के उसके लोग और फर्म कंप्लाई करती हैं किससे? एथिकल रिक्वायरमेंट से। कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट से? जो ICAI ने लिखी है कोड ऑफ एथिक्स में। क्या लिखा है ICAI ने कोड ऑफ एथिक्स में? 5 प्रिंसिपल लिखे हैं। क्या 5 प्रिंसिपल के नाम पता है आपको? कम ऑन, यस और नो? यस। तो दिस इज दी पार्ट 1 ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। बोलिए, यहां तक बात समझ आती है बच्चों आपको? बोलिए, यहां तक बात समझ आती है? आ जाओ जी, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे चलते हैं। इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड। वाह 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 वाह। अब सिलेबस खत्म होने पे हमें बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड, हमें पता। तो इसके लिए भी क्या करेगी फर्म? फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट शुड गिव रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद दी और मेंटेन दी इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड बाय द कोड। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना, बोलो हाँ कहना। आ जाओ। मैं बच्चों थोड़ी सी और बीच में कोशिश कर रहा हूं, इधर देखिएगा, जरा साथ दीजिएगा। बात चल रही है एथिकल रिक्वायरमेंट की। एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब फर्म को क्या बनानी है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो क्या दे? रीजनेबल एश्योरेंस दे। क्या दे? रीजनेबल एश्योरेंस दे। किस बात को लेके? कि फर्म और उसके पर्सनल, कम ऑन, फर्म और उसके पर्सनल बच्चों क्या कर रहे हैं? कंप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंप्लाई कर रहे हैं। किससे कंप्लाई कर रहे हैं? बल्कि फर्म और उसके पर्सनल, मैं इसको 2 पार्ट में बांट देता हूं। कंप्लाई कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। कंप्लाई किससे बच्चों? कंप्लाई किससे? कंप्लाई कर रहे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट से, ER से। ER कहां से आ रहा है? कोड ऑफ एथिक्स से। कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है? कम ऑन, कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है? आपके सिलेबस के लिए जल्दी इशारा कर दो। क्या लिखा है? 5 प्रिंसिपल। भारत माता की जय। राइट। उसके बाद मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस। अब आप देखो कितना आसान हो गया आपके लिए पढ़ना। बोलो, एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या बोला जा रहा है? फर्म को पॉलिसी प्रोसीजर बनानी चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसमें काम करने वाले लोग कंप्लाई कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। कंप्लाई क्या कर रहे हैं? एथिकल रिक्वायरमेंट से। वो कहां लिखी है? कोड ऑफ एथिक्स में। वहां क्या लिखा है? 5 प्रिंसिपल। मेंटेन कर रहे हैं क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। मेंटेन कर रहे हैं क्या? क्या 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 मेंटेन कर रहे हैं क्या बच्चों? जल्दी बोल दो। इंडिपेंडेंस। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ कहना। और इंडिपेंडेंस के आगे भी कुछ लिखना है? लो भाई, इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड बाय कोड। और इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड बाय कोड। इजी पीजी, जल्दी बोल दो, कम ऑन। आ जाओ जी। देन इसके बाद इधर देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, धीरे धीरे ना ये टेक्निकल होता जाएगा। मुझे बताओ ये सेकंड पार्ट तक आपको क्लैरिटी है? कम ऑन गाइस, यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी है? बल्कि अब ये दोनों पार्ट आप लोग इसी चार्ट से कवर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। समझ भी आ रहा है कि फर्म को क्या करने को कहा जा रहा है? बिल्कुल सर। अभी देखो ध्यान
ध्यान से, ध्यान से बच्चों, इंडिपेंडेंस को लेके ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। फर्म को पॉलिसी प्रोसीजर बनानी थी जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड है एज पर कोड ऑफ एथिक्स। कम ऑन, अब यही वाली जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं, इसी को लेके बच्चों क्या कह रहे हैं, ये पॉलिसी प्रोसीजर फर्म की हेल्प करें। किसमें हेल्प करें? टू कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द फर्म पर्सनल। भैया हर पर्सनल को, मेरे साथ हर पर्सनल को पता होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपके पास इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि हर किसी को पता हो भाई कितनी तरह की थ्रेट्स हो सकती हैं। याद है आप लोगों को कितनी थ्रेट थी? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। कम ऑन, यस और नो? तो आपकी पॉलिसी प्रोसीजर ऐसी हो जिससे फर्म क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द फर्म्स पर्सनल, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाए और थ्रेट्स के अगेंस्ट एक्शन ले पाए। कम ऑन, यस और नो? बोल दो हाँ कि ना? इंडिपेंडेंस को लेके आपके फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर कैसी हो? नंबर 1 कि भाई वो इंडिपेंडेंस के लेके जो रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिकेट कर पाए, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाए और एक्शन ले पाए थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और जब कुछ ना हो पाए टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, विड्रॉ करने के लिए। इज दैट क्लियर? बोलिए, कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोल दो। फ्लो में चलोगे बच्चों, याद रहेगा। आइए, मैंने क्या लिखा था? लो भाई, मेंटेन इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड बाय द कोड। अब यहां पे ध्यान रखिएगा भाई साहब, इंडिपेंडेंस को लेके आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, एक मिनट, आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या करें? मस्ट इनेबल द फर्म, इनेबल द फर्म। 3 बातें शॉर्ट में लिखूंगा, 3 बातें शॉर्ट में। पहला कौन सा बेटा? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या? रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस टू द पर्सनल ऑफ द फर्म। दूसरा क्या? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या? मनी मन बोलो, आइडेंटिफाई क्या? थ्रेट्स। एंड तीसरा क्या बच्चों? एक एक्शन। पॉलिसी प्रोसीजर ऐसी हो कि आप लोग क्या कर पाए इंडिपेंडेंस को लेके? नंबर 1 कम्युनिकेट कर पाए इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को, आइडेंटिफाई कर पाए थ्रेट्स को, एक्शन ले पाए उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, सेफगार्ड्स ले पाए, और जब कुछ ना बचे तो आप लोग विड्रॉ कर पाए। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, बस 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 बस। ये इसका थर्ड पार्ट खत्म होता है यहां पे आके। थर्ड पार्ट ऑफ व्हाट? आपका एथिकल रिक्वायरमेंट। बोलिए जी, क्लैरिटी है यहां तक? पक्का पक्का पक्का? आ जाओ। देन नेक्स्ट पार्ट क्या आता है कि फर्म को बोला जा रहा है कि साहब आपकी हर फर्म में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। मैकेनिज्म वर्ड सर में बहुत टफ लग रहा है, तो बेटा आसान कर देते हैं। तुम्हारा फेवरेट वर्ड आजकल चल रहा है, खासकर बिग बॉस वॉचर्स का, सिस्टम। बोलो बेटा, क्या? सिस्टम, है ना? तो एक सिस्टम होना चाहिए। किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? इधर देखो प्लीज 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 प्लीज, फोकस 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 फोकस। कह रहे हैं एक सिस्टम होना चाहिए जहां पे ईपी, अब ये ईपी कौन आ गया सर? हमारी पिक्चर में रोज नया कोई ना कोई कैरेक्टर निकल के आ जाता है। इधर देखो, ईपी है एंगेजमेंट पार्टनर। सर ये एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? बेटा इससे मिलवाऊंगा, बस एक आधी क्लास में आपको इससे मिलवा दूंगा मैं। ओके ओके, इधर आइए। तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर इंफॉर्मेशन दे पाए क्लाइंट के बारे में पूरी टीम को। फिर से रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो बच्चों मैकेनिज्म और सिस्टम वाला पॉइंट है क्या? ये मैकेनिज्म और सिस्टम वाला पॉइंट बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी पीपी में, पीपी समझ गए बेटा? पीपी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर में एक ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए जिसमें एंगेजमेंट पार्टनर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे पाए क्लाइंट के बारे में, एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेट कर पाए अपनी टीम से क्लियरली विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, वो कम्युनिकेट कर पाए अपनी टीम से। अच्छा, फिर पर्सनल यानी कि जो टीम मेंबर्स हैं वो नोटिफाई कर पाए थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे ही किसी को दिखा भाई यहां तो थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस लग रही है, वैसे ही वो कम्युनिकेट कर पाए वापस किसको? कम ऑन टेल मी, पूरी की पूरी टीम को। और ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जितनी भी इंडिपेंडेंस की ब्रीच है, इंडिपेंडेंस की ब्रीच क्या होती है? आप एक ऐसी कंपनी के ऑडिट टीम में चले गए जिस कंपनी में आपका कोई क्लोज रिलेटिव जो है सीनियर एम्प्लॉय था। आप एक ऐसी कंपनी के ऑडिट पे चले गए जिस कंपनी में आपका कोई क्लोज रिलेटिव जो है वो सीनियर एम्प्लॉय था। क्या ये ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही है? क्या थ्रेट टू इंडिपेंडेंस बन रही है? तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भाई साहब सारी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाइड फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। हाँ जी, प्लीज बच्चों प्लीज, एथिकल रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है आप यहां से भी समझ सकते हैं कि SQC1 कितना फोकस कर रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। पहले आपसे कोड ऑफ एथिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए पॉलिसी बनवाई, फिर आपसे इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए पॉलिसी बनाई, फिर इंडिपेंडेंस में ही आप लोगों को बोला गया कि भाई साहब ऐसा एथिकल, ऐसा अपना सिस्टम बनाओ कि जहां पे आप लोग क्या कर पाए,
इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट लोगों को बता पाए, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाए, उनको मिनिमाइज कर पाए। फिर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ, ये बेसिकली कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है, जहां एंगेजमेंट पार्टनर सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट कम्युनिकेट कर पाए, पर्सनल थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट कर पाए, और जितनी भी ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है वो तुरंत कम्युनिकेट हो जाए फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। इज दैट क्लियर? ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस का एग्जांपल समझ लीजिए कि आप एक ऑडिट टीम का पार्ट बन गए और वो ऑडिट टीम जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रही थी, वहां बेटा आपका कोई क्लोज रिलेटिव सीनियर एम्प्लॉय है, दिस इज अ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट शुड बी प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। डन? बोलो। आखिरी पॉइंट बच्चों, एथिकल रिक्वायरमेंट वाले एलिमेंट का आखिरी पॉइंट है, इधर देखिए, एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल पर्सनल। यानी ये मैंडेटरी है बच्चों, ये आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। सोचो, कह रहे एनुअली सारे पर्सनल से आपको एक क्या लेनी चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब एनुअली आप लोग एक डॉक्यूमेंट साइन कराओगे अपने फर्म में काम करने वाले लोगों से कि भाई आप हमारी फर्म की जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, आप वो फॉलो कर पा रहे हैं, आपसे कंप्लायंस कर पा रहे हैं या नहीं। सोच के देखिए इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया बच्चों इसका पार्ट नंबर 4। आ जाओ मेरे साथ, मैं दोबारा पूरा टॉपिक बच्चों आपके लिए रिपीट करूंगा, बढ़िया से रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बस साथ देते रहिएगा। ये लीजिए, कुल मिला के हमारे पास कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 और 5 एथिकल रिक्वायरमेंट के। साथ में है क्या आप? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे साथ पूरा आप लोगों के लिए एक बार रिपीट करता हूं। आइए जरा शुरू करते हैं। तो देखिए, एथिकल रिक्वायरमेंट इज द सेकंड एलिमेंट। याद है आप लोगों को, मोदी जी लीडर क्या फॉलो करते हैं? एथिक्स, एथिकल रिक्वायरमेंट। इसका बच्चों स्टार्टिंग आप यहां से कर सकते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या बोला जाता है कि फर्म को ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर बनानी चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसमें काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लाई और मेंटेन। कंप्लाई किससे बेटा? एथिकल रिक्वायरमेंट से, जो कहां पे लिखी है, कोड ऑफ एथिक्स में। वहां पे क्या लिखे एथिकल रिक्वायरमेंट के नाम पे? 5 प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल के नाम याद है। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं, ड्यू केयर करूंगा। प्यार में बताई गई सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। मेरे साथ, प्यार में बताई गई सारी बातें क्या रखूंगा? कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। और एक बात और थी बेटा, क्या भूल गए तुम लोग? मेरा बिहेवियर बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगा। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट फर्म के पास ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर हो जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसके लोग कंप्लाई कर रहे हैं। किससे बेटा? एथिकल रिक्वायरमेंट से, कोड ऑफ एथिक्स से एंड आपके 5 प्रिंसिपल से। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट में ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर हो जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसके पर्सनल मेंटेन कर रहे हैं क्या, इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड बाय द कोड। डन? वो पॉलिसी और प्रोसीजर ऐसी हो जो एनेबल करे फर्म को टू कम्युनिकेट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दोस थ्रेट बाय एलिमिनेटिंग देम, रिड्यूसिंग देम और बाय विथड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। साथ में हो, बोलो हाँ के ना। फिर इसके बाद हम लोग ये पार्ट यहां से कवर करेंगे। इधर देखो, हमारी फर्म में एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए, सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे एंगेजमेंट पार्टनर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे पाए क्लाइंट के बारे में, टीम मेंबर्स नोटिफाई कर पाए थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड जितने भी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस है प्रॉम्प्टली नोटिफाइड हो जाए फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। ऐसा सिस्टम हो कि एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेट कर पाए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दी क्लाइंट, एक बात। अच्छा जी, पर्सनल नोटिफाई कर पाए थ्रेट टू इंडिपेंडेंस और ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो प्रॉम्प्टली नोटिफाई हो जाए फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या करना चाहिए बच्चों फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर में? एटलीस्ट एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ले लेनी चाहिए हर पर्सनल से। द फर्म मस्ट टेक एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन, किस बात को लेके? कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल पर्सनल। और इंडिपेंडेंस एज पर व्हाट? कम ऑन, इंडिपेंडेंस एज पर व्हाट? कोड। क्या बोलती पब्लिक? बोलो। एथिकल रिक्वायरमेंट वाला भी समझ आता है, याद भी हो रहा है साथ साथ? बोल दो यस सर, बिल्कुल। आ जाओ जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। अब बच्चों हमारे पास आता है एक और एलिमेंट, प्यारा प्यारा एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट बच्चों आज की क्लास का। पहले एलिमेंट की जब बात चली है तो एक बार बताई दो, बीजेपी का SQC1 कौन है बेटा? मित्रों, मेरे होते हुए और कौन हो सकता है? मोदी है बच्चों, मोदी। हाँ जी, मोदी जी के नाम से क्या जाता है? लीडर।
एथिक्स फॉलो करते रिलेशनशिप बढ़िया बनाते हैं, फैन फॉलोइंग, ह्यूमन रिसोर्स जबरदस्त है, और बच्चों परफॉर्मेंस तो पूछो ही मत, क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, यस और नो। और फाइनली जाते जाते बच्चों याद रखें, क्या 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 मोदी है तो मॉनिटरिंग है मित्रों, मॉनिटरिंग है, याद रखेंगे, बोलो हाँ के ना। अब हम कौन से एलिमेंट पे आ गए हैं? लीडरशिप देख लिया, एथिकल रिक्वायरमेंट देख ली, अब हम क्या देखने वाले हैं, जरा साथ में बोलिए मेरे साथ। अब हम देखने वाले बच्चों एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। पहले तो बच्चों मुझे आपको एक बात समझानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैटर नहीं करती ये बात एग्जाम में, लेकिन आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए जो है ये मैटर करती है, इसलिए जरा फोकस कीजिएगा, एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला। रिलेशनशिप का मतलब क्या है भाई? एक्सेप्टेंस वर्ड क्यों यूज हो रहा है? कॉन्टिन्यूएंस वर्ड क्यों यूज हो रहा है? सुनो एक एक करके ध्यान से। एक्सेप्टेंस, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, मतलब नया नया क्लाइंट आया भाई। एक्सेप्टेंस मतलब या तो न्यू क्लाइंट है, या फिर बच्चों न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम ओल्ड क्लाइंट है, न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम ओल्ड क्लाइंट है। देखो बच्चों, देखो कितनी छोटी सी बात है, मैं कह रहा हूं ना, ये आपके थॉट के लिए जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए। न्यू क्लाइंट मतलब एबीसी पहली बार आपसे ऑडिट कराने आया, न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम ओल्ड क्लाइंट, एबीसी पहले से आपसे ऑडिट करवा रहा है, अब वो आपसे टैक्स के केसेस भी रिप्रेजेंट करवाना चाहता है। मुझे मत बोलना नहीं हो सकता है 144 में लाउड है, दुनिया करती है, इज दैट क्लियर? तो जब बच्चों एबीसी पहली बार आया है, न्यू क्लाइंट, आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो। जब एबीसी पहली बार कोई नया एंगेजमेंट लाया है, ऑल्दो क्लाइंट ओल्ड है, लेकिन एंगेजमेंट, कम ऑन, एंगेजमेंट क्या है, असाइनमेंट क्या है, नया है, तो भी आप किसकी बात कर रहे हो? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, एक्सेप्टेंस की। पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई सबको? ये पेपर में नहीं पूछेंगे बच्चों, आपके थॉट क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टिन्यूएंस की हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कॉन्टिन्यूएंस का एग्जांपल दो बेटा। एबीसी आपका क्लाइंट था, कम ऑन, एबीसी आपका क्लाइंट था, बोल दो हाँ के ना। एबीसी आपका क्लाइंट था, एबीसी ने एक साल आपसे ऑडिट करा लिया, दूसरे साल भी भाई साहब आप उसको ऑडिट करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूएंस की चर्चा कर रहे हैं। बोलिए किसकी चर्चा कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूएंस की चर्चा कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? रेकरिंग केसेस में, रेकरिंग एंगेजमेंट में हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? जल्दी बोलो बेटा, कॉन्टिन्यूएंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सर रिलेशनशिप सर, इसके बारे में तो बताओ, इसके बारे में तो बताओ, आओ बेटा। रिलेशनशिप, वैसे बेटा सीए स्टूडेंट और रिलेशनशिप ऐसे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड्स नहीं लगते हैं, सच सच बताना मुझे। कभी तुम्हारे पास मतलब तुम सोचो ना, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, जीएसटी और ऑडिटिंग, तुम सारे दिन तो मेरे साथ पढ़ रहे थे, उसके बाद बीच में तुम एफएम कॉस्टिंग चले जाते होंगे, अकाउंट चले जाते होंगे, तो तुम्हारे पास समय नहीं है इन सब चीजों के लिए। बट यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब क्या है बच्चों? इधर देखो प्लीज। अगर मैं बोल रहा हूं ना कि भाई क्लाइंट रिलेशनशिप एंड करना, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड करना, तो इसका मतलब पता है क्या है? वन एंगेजमेंट एंड करना उसके साथ, या ऑल एंगेजमेंट एंड कर देना, वन और ऑल। हाँ जी, वन और ऑल। वन के लिए ऐसे कर दीजिए, ऑल के लिए ऐसे कर दीजिए, वन और ऑल। ऑल बच्चों, ऑल। जब मैं बोलता हूं क्लाइंट रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं, इसका मतलब बेटा हम उससे हर तरह का एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। बताइए ये बात समझ आती है आपको? हर तरह का एंगेजमेंट। क्या मैं एक क्लाइंट के साथ एक से ज्यादा एंगेजमेंट में हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकता हूं बेटा। कम ऑन, यस और नो? बोल दो हाँ के ना। बस वो प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। 144 में प्रोहिबिटेड होगा तो मैं भाई सब नहीं हो सकता। अदरवाइज मैं एक क्लाइंट के साथ एक से ज्यादा असाइनमेंट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। अलाउड होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी का अप्रूवल होना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूं कि भाई एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप, मतलब अब कोई तार जुड़ा नहीं रहेगा, सारे तार काट दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस इन योर एग्जाम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स व्हाइल वी विल बी स्टडीइंग द टॉपिक। इजी, बोलिए हाँ के ना। एक्सेप्टेंस, कॉन्टिन्यूएंस, रिलेशनशिप, तीनों वर्ड पे क्लैरिटी है? जल्दी बोल दो। यस सर, बिल्कुल क्लैरिटी है। अब बच्चों मैं इसको यहां से हटा भी रहा हूं क्योंकि ये हमारे काम का है नहीं। आ जाओ इधर देखिए। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। देखो कहते हैं जी बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, मैंने ऊपर भी लिख दिया है, ऊपर क्या लिखा है? और कंटिन्यूइंग और न्यू एंगेजमेंट विद द एक्जिस्टिंग क्लाइंट। Before accepting the engagement or continuing the engagement or accepting new engagement from the existing client, आपको यानी फर्म को क्या एक्वायर करनी चाहिए? वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। एक बात बताओ, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूं, तुम किसी के साथ बच्चों एक रिलेशनशिप बनाने वाले हो,
क्या तुम्हें उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए बेटा, नहीं तो फिर बोला शेर जो मैं शुरू में सुनाया करता था, कहीं वो ना हो जाए ना कि हंसती थी, हंसाती थी, रोती थी, रुलाती थी, बाद में पता चला पागल बनाती थी। बोलो हाँ कहना। मेरे पास और भी है बोलने के लिए, मैं रोक लेता हूं अपने आप को, बट कोई बात नहीं। आपको बच्चों याद रखना है कि बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग, कम ऑन, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग और एक्सेप्टिंग अ न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, you should always acquire vital information. Keyword, you should always acquire what? Come on, tell me, जल्दी बोलिए, vital information about the client. ये आपको किस चीज में मदद करता है? एवरीवन प्लीज बच्चों प्लीज, ये आपको किस चीज में मदद करता है? दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन डिसाइडिंग इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, सोचो आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, बस कुछ नहीं, 2-4 बॉम्ब अटैक में इन्वॉल्व था ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। आपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, बस कुछ नहीं, 3-4 बार कंपनी खोली है, कंपनी लिस्ट कराई है, शेयर होल्डर्स का पैसा लिया है, उसके बदले फिर लोन लिया है, फिर कंपनी बंद करके भाग गए। कम ऑन, क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है बच्चों? बिफोर एक्सेप्टिंग, जल्दी बोलिए यस और नो। आंसर इज यस। तो फिर से बोलता हूं, before accepting or continuing the client relationship, before accepting new engagement from the existing client, before accepting new client, you should acquire vital information about the client. It will help you in deciding about what? Integrity of the client. Competence से मेरा क्या मतलब है? आपके पास capability है, टाइम है, रिसोर्सेज है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। भाई इस बात को समझो, मेरी बात को। डोंट से यस टू एवरीथिंग एंड एवरीवन। आपका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आपको मैं कैसे समझाऊं बच्चों? अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो मतलब एटलीस्ट मेरा तो डिफॉल्ट रिस्पॉन्स आज की डेट में क्या है? नो है। आई कीप ऑन गेटिंग बहुत सारे मेरे पास जो है वो ऑफर्स या बहुत सारी जगहों पे बोलने के मौके आते रहते हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस कॉलेज में आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ। डिफॉल्ट आंसर है नो, क्योंकि मैंने सब करके देख लिया है। राइट। अब मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, बेटा आपको हर एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लेनी है और फिर देखना है कि भाई मैं कॉम्पिटेंट भी हूं, मेरे पास कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्सेज भी है टू परफॉर्म दिस एंगेजमेंट। अपने आप को भी चेक कर लो कि मेरे पास कैपेबिलिटी, नॉलेज, स्किल्स है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास लोग बाग है, मेरे पास वो टेक्निक्स है, वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं एंगेजमेंट को क्या कर पाऊं, कम ऑन टेल मी, क्या कर पाऊं, परफॉर्म कर पाऊं। और तीसरी चीज आपको क्लाइंट की जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप एक चीज के बारे में और जान पाएंगे कि भाई कोई एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस में फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं। पता चला कि भाई जो क्लाइंट है उसके जितने भी सीनियर एम्प्लॉइज हैं, वो आपकी फर्म करने वाले फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके खास दोस्त तो नहीं बोलूंगा, खास रिश्तेदार है। फिर से बोलता हूं, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट, you should obtain vital information about the client. It will let you know about what? 3 things. Number 1, integrity of the client. Your competence बोले तो capability, time and resources. And third हमारे पास compliance with ethical requirements. Is that clear? बोलिए everyone. अच्छा जी। Then अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हो गया, कैसा इशू आइडेंटिफाई हो गया जी? कि भाई यार इस क्लाइंट की इंटीग्रिटी तो सही नहीं है, या फिर मेरे पास तो वो कॉम्पिटेंस नहीं है, या फिर बच्चों मैं तो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हो गया और उसके बाद भी आपने एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर लिया, अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद भी आपने एक्सेप्ट और कंटिन्यू कर लिया, तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि भाई आपने वो इशू रिजॉल्व कैसे किया था। फॉर एग्जांपल, एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस में दिक्कत आ रही थी, आपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली और आपको पता चला जो ऑडिट टीम आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं उसके एक सीनियर मेंबर का क्लोज रिलेटिव सामने वाली कंपनी का सीएफओ है। तो अब एक काम करिए, अब आप सेफ गार्ड लीजिए, अपनी टीम से उस व्यक्ति को हटाइए, किसी और को एंगेजमेंट पार्टनर बनाइए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो, बोल दो। तो बच्चों फिर से बोलता हूं पूरी बात, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस वाला एलिमेंट चल रहा है। राइट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप वाला एलिमेंट चल रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है? बिफोर यू एक्सेप्ट और कंटिन्यू द एंगेजमेंट, ऑब्टेन वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। इट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, योर कॉम्पिटेंस एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या बोलती पब्लिक? राइट। एंड इफ कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ था
किसको लेके आइडेंटिफाई हुआ था? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट को लेके, आपकी कॉम्पिटेंस को लेके, या फिर आपके कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके। देन आपको क्या करना है, और उसके बाद भी अगर आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि वो इशू जो है, हाँ जी, वो इशू जो है वो रिजॉल्व कैसे हुआ था। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। कर लेंगे, लिख लेंगे इस बारे में, जल्दी बोल दीजिए। अच्छा जी, अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, याद है हमें क्या करना था? हमें वाइटल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी। वाइटल इंफॉर्मेशन इकट्ठी क्यों करनी थी? तीन चीजों को लेके। मुझे जल्दी जल्दी बता दो बेटा, वाइटल इंफॉर्मेशन क्यों इकट्ठी करनी थी? जल्दी बताओ, कितनी चीजों को लेके? एवरीवन कम ऑन टेल मी। तीन चीजों को लेके। क्या है वो तीन चीजें? कौन बताएगा? क्या है वो तीन चीजें? कौन बताएगा? तीन चीजें, नंबर 1 इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, नंबर 2 बच्चों क्या था? हमारी कॉम्पिटेंस, जिसमें कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज और टाइम, और तीसरी चीज कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। अब पता है आईसीए ने आपके सिलेबस में क्या डाल दिया? आईसीए ने आपके सिलेबस में डाल दिया है कि ये बताओ क्लाइंट की इंटीग्रिटी को लेके वाइटल इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। क्लाइंट की इंटीग्रिटी को लेके वाइटल इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, यानी कि नैनो में सजना, सजनों में सपना, और सपने के सजने के सपनों में भी हम चल रहे बच्चों। नैनो में सपना, सपनों में सजना, और सजने के सपने में हम चल रहे हैं। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 11 वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 11 में SQC1 भयंकर इंपॉर्टेंट। चैप्टर 11 में SQC1 का एलिमेंट एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूअस वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर बच्चों भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में कैसे पता लगाओगे? कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको उनकी इंटीग्रिटी के बारे में पता चल सकता है? क्या बच्चों आप लोग मेरे साथ इसको पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास नालायक को। ये देखो, इधर देखो, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की इंटीग्रिटी को लेके आपने कौन कौन से मैटर कंसिडर करने हैं? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, सारे याद करा दूंगा, चिंता मत करो। चिंता तो करना ही नहीं है ना। पहला क्या? रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट, प्रिंसिपल, ओनर, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। कीवर्ड रेपुटेशन। मेरे साथ बच्चों, पहला कीवर्ड क्या है? एवरीवन जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, पहला कीवर्ड क्या है? कौन बोलेगा? मन ही मन बोलते रहो वहां पे। पहला कीवर्ड है रेपुटेशन। एक बात बताओ, आपके पास अगर एक क्लाइंट आया है, एक कंपनी आई है कि हमारा ऑडिट कर दो, और बच्चों उस कंपनी का फाउंडर है विजय माल्या। कैसी रेपुटेशन है बच्चों उसके फाउंडर की, TCWG की? ऐसी रेपुटेशन है कि भैया ये कल को ऑडिट फीस भी लेके भाग जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? बोल दो हाँ के ना। तो आप बच्चों कहां कहां से क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स, बिजनेस प्रिंसिपल, ओनर्स, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। रेपुटेशन, आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन। मेरे साथ, आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन। हम इस बिजनेस के जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, प्रिंसिपल, ओनर्स हैं, हम इनकी आइडेंटिटी और रेपुटेशन जानना चाहते हैं। दूसरी चीज बच्चों, एटीट्यूड। एटीट्यूड मैन, एटीट्यूड। इधर देखो, व्हाट इज दिस एटीट्यूड? क्या एटीट्यूड है प्रिंसिपल ओनर्स का? पता है किसको लेके? रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके। बाइजू रविंद्रन क्या कह रहा था कि बस रेवेन्यू बुक करूंगा किसी भी हाल में, चाहे 10 साल के प्रोडक्ट बेचूं, रेवेन्यू आज ही बुक करूंगा। इनकी अगर बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी है, ओनर्स का बड़ा अग्रेसिव माइंडसेट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके, खतरे की घंटी है कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? बोलो हाँ के ना। और सुनो बच्चों, और सुनो मेरी बात को, और सुनो, अगर इंटरनल कंट्रोल को लेके ये कह रहे हैं बाय हुक और बाय क्रुक सेल होनी चाहिए, चाहे किसी के माँ बाप को झूठ क्यों ना बोलना पड़ जाए, चाहे किसी के माँ बाप को लूटना क्यों ना पड़ जाए, चाहे किसी को खुद से ही लोन देके प्रोडक्ट क्यों ना बिकवाना पड़ जाए, चाहे किसी को अपनी कमीशन में से कुछ पार्ट देके प्रोडक्ट क्यों ना खरीदवाना पड़ जाए। मुझे बताइए बच्चों, एटीट्यूड टुवर्ड्स आईसी कैसा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मनचंदा जी उठ जाओ, हाँ जी जल्दी बताओ। बेकार है। तो इसलिए बच्चों ओनर का एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट? हाँ जी, ओनर का एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट बच्चों? टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टुवर्ड्स आईसी। क्या आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है उनकी इंटीग्रिटी के बारे में? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर, यस बिल्कुल। आइए, तो पहली चीज होगी रेपुटेशन, दूसरा हो गया एटीट्यूड, तीसरा क्लाइंट के ऑपरेशन कैसे है, उसकी बिजनेस प्रैक्टिस क्या है बच्चों? आ जाओ, तीसरा हाँ ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड साथ में लिख लो बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस प्रैक्टिस मैं आपको सब समझाऊंगा, चिंता मत करो। आईसी ने नहीं समझाया, हम समझाएंगे बच्चों। इधर देखना, क्लाइंट की बिजनेस प्रैक्टिस है, जितनी सेल कैश में कर सकते हो करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितनी सेल कैश में कर सकते हो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी कैश सेल की। मुझे बताइए बच्चों, क्या खतरे की घंटी है? इंटीग्रिटी पे डाउट हो रहा है? कम ऑन, यस और नो? बिल्कुल। ऑपरेशन कैश बेस्ड ऑपरेशन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, तंबाकू का काम है, बीड़ी का काम है, अल्कोहल का काम है। आप देख रहे हैं नेचर ऑफ ऑपरेशन से भी खतरे की घंटी बच सकती है। बोलो हाँ के ना।
आ जाओ जी, फिर से बच्चों, फिर से याद रखें, इंटीग्रिटी कैसे चेक करेंगे आप लोग, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखें बच्चों, सबसे पहले रेपुटेशन, फिर एटीट्यूड, फिर ऑपरेशन, फिर उसके बाद फीस को लेके क्लाइंट क्या सोचता है, क्या लगातार बार बार छोटी कम फीस मेंटेन करने में तो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कम फीस इंटरेस्ट करने में कम आपकी फीस कम रखने में इंटरेस्टेड है, ये आपके काम पे लिमिटेशन भी लगाएगा। याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था ना इंटिमिडेशन थ्रेट, कि कम फीस करवा के आपसे कम काम करवाएंगे, आपको ऑडिट नहीं करने देंगे। कम ऑन, यस और नो, राइट? तो बार बार बच्चों आपने देखना है कि भाई ये क्लाइंट की फीस और ये सब बातें पता है, आप देख सकते हो लिस्टेड कंपनी के केस में भी आप लोग देख सकते हो बड़े आराम से, ये सब आपको P&L में लिखा हुआ मिलता है उनके, कि भाई फीस कितनी चल रही है इनके पिछले 5 साल से। अगर बहुत ही कम फीस मेंटेन है बहुत समय से, तो एक तरह से बच्चों ये आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, आ जाइए। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग की तो कोई इंडिकेशन नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी की तो कोई इंडिकेशन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। एंड फाइनली बच्चों, द रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, पिछले वाले को क्यों छोड़ा। हाँ जी, रीजन फॉर अवर, बल्कि आई शुड से रीजन फॉर अपॉइंटमेंट, और दूसरा रीजन किसका बच्चों, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। आप सोचिए, प्रीवियस ऑडिटर और क्लाइंट का झगड़ा हो गया था भाई साहब ऑडिट रिपोर्ट को लेके, कि ऑडिटर बोल रहा था मटेरियल में स्टेटमेंट है, क्लाइंट बोल रहा था नहीं है, ऑडिटर बोल रहा था डिस्क्लेमर दूंगा, क्लाइंट बोल रहा था दे के दिखा मैं तेरे को बताता हूं, और इनका झगड़ा हो गया भाई साहब, इस वजह से वो रिजाइन देके गए। बताइए खतरे की घंटी है कि नहीं है? कम ऑन, यस और नो, टेल मी, जल्दी बोलो। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है। इन बातों को अपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पता है कैसा है, मैं आपको बताऊं, एक जो ये शोर मच रहा है ना मार्केट में, ट्रांजिशन बैच, ब्रिज बैच, हलवा बैच, पूरी बैच, ये इतना दिक्कत देगा ना बच्चों को। क्यों दिक्कत देगा? लोग बाग सोच रहे हैं कि भाई टॉपिक ऐड या डिलीट हुए, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि टॉपिक का कंटेंट भी अंदर से बदल दिया गया है, एक्स्ट्रा कंटेंट डाल दिया है, लैंग्वेज चेंज कर दी है, कंटेंट पूरा का पूरा ही बदल दिया। अब आप ये सोचिए बच्चों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई बच्चा छोड़ के जाएगा बहुत पछताएगा, बहुत ज्यादा पछताएगा। तो फिर से एक बार जरा साथ में जुड़े। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी थी, बोलो हाँ के ना, हमें डिसाइड करना था। अब वो कैसे डिसाइड करोगे? बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। सबसे पहले रेपुटेशन, एटीट्यूड, ऑपरेशन, ओके। उसके बाद बच्चों फीस, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंड देन रीजन फॉर अपॉइंटमेंट। 3 बातें आप लोग याद रख सकते हैं। डन? बोल दो हाँ के ना। याद कैसे रखेंगे? वेरी सिंपल बच्चों, वेरी सिंपल। हमारी मैनेजमेंट में कौन थे? मिस्टर राव साहब की फीस बहुत कम थी, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। यही रीजन है उनके अपॉइंटमेंट और नॉन रीअपॉइंटमेंट का। बहुत सिंपल। बोलो बेटा बोलो। हाँ जी, हमें इंटीग्रिटी किसकी देखनी है बेटा? मैनेजमेंट की, दोस्त चार्ज गवर्नेंस की। हमारे अब याद रखो, मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज गवर्नेंस में कौन है? राव साहब की फीस क्या है? जल्दी बोलो बेटा। कम, क्योंकि वो किसमें इन्वॉल्व है? मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी में। एंड यही रीजन है उनके अपॉइंटमेंट और नॉन रीअपॉइंटमेंट पिछले वाले का। बात खत्म। क्या याद रख पाएंगे? जल्दी बोलिए। पक्का पक्का पक्का। डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों मुझे, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि एज अ ऑडिटर हाउ यू आर गोइंग टू accumulate information about the integrity of the management and those charged with governance or the principal owners of the entity। तो आप बोलोगे चिंता मत करो, हमारे TCWG मैनेजमेंट कौन थे? राव साहब। उनकी फीस क्या थी? कम, क्योंकि बेटा मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, और यही रीजन है उनकी अपॉइंटमेंट का और दूसरे की नॉन रीअपॉइंटमेंट का। याद रखेंगे। अब RAO में क्या लिखना है बच्चों? RAO में बहुत सिंपल है, रेपुटेशन, एटीट्यूड, ऑपरेशंस। याद रख पाएंगे? बोलिए 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 बोलिए, कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलिए। याद रख पाएंगे? रेपुटेशन, एटीट्यूड एंड ऑपरेशन। हाँ जी, रेपुटेशन, एटीट्यूड एंड ऑपरेशन। कम ऑन गाइस, साथ में हो? आ जाओ बच्चों, आ जाओ। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस वाला पार्ट आपको समझ आता है? मैटर्स टू बी कंसिडर्ड आपको समझ आते हैं? बोलिए हाँ के ना, कम ऑन बोल दो। आ जाओ, इसी का आखिरी पार्ट, बस इसी का आखिरी पार्ट है, क्लास खत्म है। इधर देखिएगा प्लीज प्लीज, इसी का आखिरी पार्ट है बच्चों, उसके बाद क्लास क्लोज कर दूंगा। देखिए अपनी बुक में आइए। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बच्चों मैटर्स टू बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट हमने कंप्लीट कर लिया। आखिरी पार्ट बच्चों क्या बोलता है? इधर देखिए,
इधर देखिए, मैंने यहां पे आसान लैंग्वेज में लिखा है। हुआ क्या बच्चों, आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो पहले पता होती तो आप एंगेजमेंट डिक्लाइन कर देते। भूमिका बनाओ। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के बारे में हो सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, या एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस को लेकर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपके पास पहली होती तो इट वुड हैव लेड यू टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट। पहले बताओ, भूमिका समझ में आ गई, बेस समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन आएगा? You are the auditor of an entity. You accepted an engagement, and after acceptance, there came an information which would have been available earlier. You would have declined the engagement. Come on, बोल दो हाँ कहना। तो उस केस में आपको क्या करना है, बस अब ये सब सीखना है हमने। नंबर वन, सबसे पहले आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी के अंदर क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए ऐसे केस के लिए। नंबर वन, आपकी प्रोफेशनल और लीगल ऑब्लिगेशन क्या है रिपोर्टिंग को लेके। आपकी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के अंदर इट मस्ट बी क्लियरली रिटन दैट व्हाट शुड द फर्म डू इन केस आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है एक्सेप्टेंस के बाद जो पहले होती तो आप लोग एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर देते। तो आपके पास सबसे पहले क्या लिखा होना चाहिए कि आपकी ऑब्लिगेशन क्या है रिपोर्टिंग को लेके। आपने किस किस को रिपोर्ट करना है, जिसने आपको अपॉइंट किया था, या फिर रेगुलेटर्स को रिपोर्ट करना है। रेगुलेटर्स कौन है बच्चों? एमसीए, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। तो पहली पॉलिसी किस चीज को लेके चाहिए? आपकी पॉलिसी आपकी ऑब्लिगेशन फॉर रिपोर्टिंग को लेके। दूसरी बात, आपकी पॉलिसी पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप। देखिए लैंग्वेज देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप। अभी लाइन समझ आ रही है? फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। एंगेजमेंट से विड्रॉ करना सिर्फ एक एस्पेक्ट छोड़ देना बच्चों, और क्लाइंट रिलेशनशिप से विड्रॉ करना यानी कंप्लीट कट आउट कर देना। आपकी भाषा में एंगेजमेंट से विड्रॉ करना यानी फ्रेंड जोन करके छोड़ देना, और बच्चों रिलेशनशिप से ही विड्रॉ कर लेना यानी कि अब ना तू 3 में ना तू 13 में है। नहीं बात समझ आई? समझ आ गई कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। राइट? तो प्लीज आपके साथ क्या हुआ, आपको बच्चों पोस्ट एंगेजमेंट, मेरे साथ पोस्ट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, यू गॉट एन इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव लेड टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट अगर वो पहले अवेलेबल होती। अब ऐसे में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में दो चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, दो चीजें क्लियरली लिखा होनी चाहिए फर्म के क्वालिटी कंट्रोल में। नंबर वन प्रोफेशनल लीगल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग, और सिंपली ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग। किसको रिपोर्ट करना पड़ना है आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आपने जिसने आपको अपॉइंट किया था उसको रिपोर्ट करना है, क्या रेगुलेटर्स को भी रिपोर्ट करना है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात बच्चों, क्या अब आपको यहां पे ये भी पता होना चाहिए कि आपकी फर्म क्या बोलती है ऐसे सिचुएशन में, वेदर यू शुड विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप। बात समझ आती है? बोलिए हाँ कहना। कम ऑन, पक्का आ जाइए बच्चों, आ जाइए। अब इसको एक बार रीड भी करा देता हूं। पोस्ट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस इंफॉर्मेशन, पोस्ट एंगेजमेंट, आज पहले इसको तो ठीक करूं मैं। पोस्ट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस आपको क्या मिली है? इंफॉर्मेशन मिली है। तो अगर फर्म ने ऑब्टेन करी है, कम ऑन, अगर फर्म ने ऑब्टेन करी है इंफॉर्मेशन पोस्ट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस दैट वुड हैव लेड टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले होती तो हम लोग एंगेजमेंट को क्या कर देते? डिक्लाइन। तो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी में जरूर क्लैरिटी से एड्रेस होना चाहिए क्या? ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप। डन बच्चों? क्लियर है? जल्दी बोलिए, आ जाओ। अब जरा ध्यान से देख लो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, मेरे साथ साथ जरा जुड़े रहना। आ जाओ बच्चों, ये बहुत हैवी था, हमने बहुत आराम से इसको कंप्लीट किया। 1 मिनट के बस देख लो क्या है। लीजिए अगले एलिमेंट पे आ गए बच्चों। अगले एलिमेंट पे आने से पहले मुझे सारे एलिमेंट कौन रिवाइज कराएगा? सर हम कराएंगे। याद रखें बीजेपी का SQC1 कौन था? बीजेपी का SQC1 कौन है मित्रों? मोदी जी हैं मित्रों, और मोदी जी देश के लीडर हैं। एथिक्स फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप अच्छे बनाते हैं, फैन फॉलोइंग, ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया है। और याद रखें बच्चों, याद रखें परफॉर्मेंस तो हो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और याद रखें आखिरी में जाते जाते कि भाई साहब मोदी हैं तो मॉनिटरिंग है। हमने कितने एलिमेंट्स पढ़ लिए? लीडरशिप हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया, रिलेशनशिप वाले पे है। रिलेशनशिप को बच्चों क्या करना होता है? एक्सेप्ट और कंटिन्यू। डन, एक्सेप्ट और कंटिन्यू। आइए इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप और
बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट, बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट आपको क्या ऑब्टेन करनी है? वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? क्लाइंट, जो आपको हेल्प करेगी इन डिसाइडिंग थ्री थिंग्स। नंबर वन, हाँ जी, थ्री थिंग्स कौन कौन सी है? जल्दी बोलो बेटा। सबसे पहले क्या? इंटीग्रिटी। दूसरा क्या? कम ऑन, दूसरा क्या है? जल्दी बोल दो। हाँ जी, दूसरा क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो। कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। और तीसरी चीज कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। दोबारा बोलूंगा, देखिए, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट, यू शुड ऑब्टेन vital information about the client. It will help in deciding the integrity of the client, competence of the team, competence in terms of capability, time and resources, and compliance with ethical requirements. Done? बोलिए हाँ क्या ना? शाबाश। इसके बाद बच्चों, अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ था इंटीग्रिटी को लेके, एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके या कॉम्पिटेंस को लेके, तो उसके बाद अगर आप क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं या कंटिन्यू करते हैं, यू शुड डॉक्यूमेंट हाउ द इश्यूज वर रिजॉल्व्ड। हाँ जी, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि इशू जो है वो रिजॉल्व कैसे हुआ। देन एक बच्चों इसी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से मैटर्स कंसिडर करने चाहिए विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। याद है बच्चों, हमें क्लाइंट के टॉप मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखनी थी। टॉप मैनेजमेंट में कौन था? जल्दी बोलो। राव साहब थे, याद है आपको। और उनकी फीस क्या थी? उनकी फीस क्या थी? बहुत कम, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में और किस में इन्वॉल्व थे? क्रिमिनल एक्टिविटी में। याद आ रही है सारी बातें? कम ऑन गाइस, उनकी फीस क्या थी? बहुत कम, क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व थे? याद आ रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड, हाँ जी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटी में। और यही रीजन है उनकी अपॉइंटमेंट का, यही रीजन है उनकी अपॉइंटमेंट का और नॉन री अपॉइंटमेंट का किसी और की, नॉन री अपॉइंटमेंट का किसी और की। अब बच्चों सारे वर्ड्स, क्या ये सारे चीजें आप लोग याद कर सकते हैं? 6 के 6 पॉइंट। यस। नंबर वन, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? आइडेंटिटी और रेपुटेशन प्रिंसिपल, ओनर्स की, फाउंडर्स की, मैनेजमेंट की, दोस्त चार विद गवर्नेंस की। नंबर टू, RA एटीट्यूड देखते हैं टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल। नंबर थ्री, ऑपरेशन समझते हैं और बिजनेस प्रैक्टिसेस समझते हैं। कम ऑन, ऑपरेशन समझते हैं और बिजनेस प्रैक्टिस समझते हैं। एंड नंबर थ्री बच्चों, नंबर फोर, आप देखते हैं कहीं भाई ये कम फीस, कम ऑन, कहीं ये कम फीस तो नहीं मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि कम फीस कर रहे हैं तो आगे चल के हमारे वर्क के स्कोप पे क्या लगा सकते हैं? लिमिटेशन लगा सकते हैं बाबू, लिमिटेशन लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। और साथ साथ में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट का क्या कारण है? पिछले वाले की नॉन रीअपॉइंटमेंट का क्या कारण है? आपकी अपॉइंटमेंट का क्या कारण है? पिछले वाले की नॉन रीअपॉइंटमेंट का क्या कारण है? इन मैटर्स को आप कंसिडर करेंगे तो आप लोगों को इंटीग्रिटी के बारे में पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। आखिरी पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या था? आखिरी पॉइंट हमारे पास ये था, सुनिए मेरी बात को, पोस्ट एंगेजमेंट, मेरे साथ जुड़िएगा जरा। पोस्ट एंगेजमेंट आपके पास, आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया एंड देन यू गॉट सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव लेड टू अ डिक्लाइन द एंगेजमेंट। मतलब पोस्ट एंगेजमेंट यू गॉट द इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द एंगेजमेंट। अगर पहले पता होती। ऐसे केसेस में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में क्या क्या चीजें एड्रेस होनी चाहिए? नंबर वन, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग क्या है? ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग क्या है? प्रोफेशनल और लीगल ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग क्या है? वेदर आई शुड रिपोर्ट टू द पर्सन हु अपॉइंटेड मी और आई शुड आल्सो रिपोर्ट टू द रेगुलेटर्स। एंड नंबर टू, आपकी पॉलिसी विड्रॉल को लेके क्या है? क्या ऐसे में आपको विड्रॉल करना है एंगेजमेंट से या एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों से? क्या ऐसे में आपको विड्रॉ करना है एंगेजमेंट से या एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों से? अब बच्चों क्लाइंट रिलेशनशिप वाली बात समझ आ रही है आपको? मुझे बताओ हाँ कहना। वो मेहनत जो हमने पहले करी थी ना, अब उसका फल मिल रहा है, जो मैंने आपको पहले 3 वर्ड समझा दिए थे कि क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होता है। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो ये बच्चों हमारा एक और एलिमेंट जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसकी क्विक सुपर फास्ट रिवीजन मैं आपको दोबारा कराता हूं। देखिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले वाइटल इंफॉर्मेशन ले लीजिए अबाउट द क्लाइंट। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में क्या? इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंस दैट इज कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। अगर इनमें कोई इशू आया था और आपने फिर भी एक्सेप्ट और कंटिन्यू कर लिया था, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि वो इशू आपने कैसे रिजॉल्व किया था। अब बच्चों इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि भाई वो मैटर्स बताओ जो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के रिगार्ड में आप लोगों को कंसिडर करने चाहिए। तो याद रखें, हमारे बच्चों टॉप मैनेजमेंट में कौन थे? राव साहब थे। राव साहब की फीस बहुत कम थी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हुई और किसी और की इसलिए उनकी रीअपॉइंटमेंट हो गई और किसी और की नॉन रीअपॉइंटमेंट हुई। ओके, अब RAO क्या है बच्चों? सिंपल सी बात है, रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी। A से एटीट्यूड, O से ऑपरेशन। याद रखेंगे,
हाँ जी, रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी ए से, एटीट्यूड ओ से, ऑपरेशन बाकी तो बताइए, फीस है हमारे पास, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी वाली बात है। जो आपकी अपॉइंटमेंट हुई उसके रीजन, जो दूसरे वाले की, पिछले वाले की अपॉइंटमेंट नहीं हुई उसके रीजंस। आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों क्विकली, अगर आपको पोस्ट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस इंफॉर्मेशन मिली है दैट वुड हैव लेड टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट, तो बेटा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी में क्या क्या चीजें एड्रेस होनी चाहिए, मुझे बताइए क्या क्या चीजें एड्रेस होनी चाहिए। नंबर 1, obligation for reporting, professional legal obligation for reporting to the person who appointed you or to the regulator. Number 2, possibility of withdrawing either from the engagement or from the engagement and the client relationship. क्या बोलती पब्लिक, बोल दो हाँ के ना। चलिए ये बच्चों हमारे जो एलिमेंट्स थे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे अभी तक के, वो हमने कर लिए। अब हम चलेंगे आगे और बाकी एलिमेंट्स को भी कवर करेंगे। हाँ, कब कवर करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ओके ओके, जाने से पहले बच्चों आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। याद है आप लोगों को प्लानिंग में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाए थे, आज वो कवर हो रहे हैं। अब आप जाके मैच कर सकते हैं। पीईए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, मैंने आपको बोला था चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, याद कर लीजिएगा। आज बच्चों वो कवर हो रहे हैं एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड। आप वहां पे जाके मैच कर सकते हैं, आपको आज सारी चीजें कवर होती नजर आएंगी, और जो बच गई है वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगी। क्या बोलती पब्लिक, आप एक बार चेक कर सकते हैं।